जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहां भी आप लोगों को हमारी आवश्यकता है, आप बताइएगा। मैं आप सबकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। जहाँ तक आपकी हेल्प कर सकूँगा करता रहूँगा हमेशा। तो साथियों, आप सबने पिछले वीडियो में आपने हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का द्वितीय पाली सीरीज बी का 27 जनवरी 2019 को जो परीक्षा संपन्न हुई थी, उसमें से जीएस पोर्शन आपने सॉल्व किया था। उसी के साथ आज आगे को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी को हिंदी का जो 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर 150 तक का, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सभी क्वेश्चन के जो 37 क्वेश्चन हैं, 37 के 37 क्वेश्चन की एनालिसिस करूंगा। सभी क्वेश्चन का विस्तृत व्याख्या होगी, एक रूप में कह सकते हैं। तो साथियों, आइए देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम में जो आया था। 114 नंबर क्वेश्चन था, 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। क्या है क्वेश्चन? 2017 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? विकल्प क्या है आपका? रामदरस मिश्रा, रमेश कुंतल मेघ, रमेश शाह और मृदुला गर्ग। ये 4 विकल्प हो गए आपके। इसमें से साथियों आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रमेश कुंतल मेघ आंसर क्या होगा? रमेश कुंतल मेघ हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ जी को उनकी साहित्यिक संरचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था। किसके लिए? विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था। आप लिख दे रहा हूँ, विश्व मिथक सरित सागर के लिए उनको दिया गया था। विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया था। इसके लिए दिया गया था, सरित सागर के लिए दिया गया था। फिर आगे देखते हैं 115 में क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया है। क्या पैराग्राफ दिया है? एक पैराग्राफ दिया है। तो इसमें से लिखा है, नीचे दिए गए गद्यांश के बाद, यानी जो 115 से लेकर 119 क्वेश्चन के बीच में इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर आपको चुनना है जो सर्वोत्तम उत्तर सही हो, यानी जो सबसे ज़्यादा इस विकल्प के जो पैराग्राफ दिया इसके आधार पे और उस विकल्प में सबसे ज़्यादा उचित आंसर हो उसको चयन करना है। तो साथियों, हम लोग देखते हैं विकल्प क्या कर रहा है। व्यवसायीकरण की आंधी से, क्या है? व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। क्या है? व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रही, क्योंकि खेलों में भी व्यवसायीकरण हो गया है। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है। आईपीएल ने यह सिद्ध कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। क्या? और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था का ऐसा विस्तार किया है, इसका असर अब लंबे समय तक बना रहेगा। आईपीएल ने इस खेल का ऐसा विस्तार किया है कि इसका असर काफी लंबे समय तक का बना रहेगा। आगे देखते हैं, एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया। क्या है? खेल उद्योग का जो बाजार है, व्यापार है, सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का पहुंच गया है। एक अनुमान लगाया गया है, 10,000 करोड़ रुपए सालाना से अधिक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव, क्या है? खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हम जिस दिन हम कोई भी किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं, अगर उस टीम का मैच है तो उस दिन की दिनचर्या हम मैच के अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे कि जिस टाइम मैच है तो उस टाइम हमको अपना को उससे पहले काम कर लेंगे उस दिनचर्या का, या उसके बाद करेंगे। लेकिन मैच के टाइम हम कहीं नहीं जाते हैं, जल्दी मैच को ही दिन भर बैठ के देखा करते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो हमारी दिनचर्या को भी यह प्रभावित किया है आईपीएल ने। तो आगे देखते हैं, बाजार ने खेलों को ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया
कि इससे सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ने लगा, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या खेलों के आधार ही सेट करने लगे तो आपके जनजीवन पे भी असर पड़ने लगा। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसे का दखल बढ़ रहा है। क्या है? भारत में अन्य खेलों का भी पैसों का दखल बढ़ने लगा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। जो 2008 में एक ओलंपिक गेम हुआ था, उसने यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। फिर आगे देखते हैं और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या है? जो भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि खेलों का अपना एक अर्थशास्त्र अलग नहीं है। फिर आगे देखते हैं, बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर भी असर डालने लगी, क्योंकि का जो खेल पर असर जो है कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी असर डालने लगी हैं, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उसमें पार्टिसिपेट करने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का भी स्वरूप ले लिया। क्या है? खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, बन सकता है। आगे देखेंगे। फिलहाल बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे, क्योंकि जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें क्या 12 मुख्य प्रायोजक थे, जिसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल है। क्या इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल है जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। या जो ऐसी कंपनी है कोडक जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोको कोला भी थी। क्या इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोको कोला भी शामिल थी, जो वर्ष 1928 से ही ओलंपिक से जुड़ी हुई है। क्या है? कोको कोला कंपनी जो है 1928 से ही ओलंपिक से जुड़ी है। इन 12 मुख्य प्रायोजकों की संयुक्त आमदनी जो है 866 मिलियन डॉलर तक पहुंची। क्या है? एक साल में इन लोग की आमदनी क्या हुई? 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। कितने? 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। तो आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहते हैं? खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई? क्या है? खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई? तो आपने देखा, अभी पढ़ा है भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण, ओलंपिक। तो क्या आपने देखा कि खेलों की दुनिया व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई, क्योंकि पहला ही लाइन आपका था खेलों का तुष्टीकरण व्यवसायीकरण से हो गया है, क्योंकि आजकल खेल व्यवसाय का काम करने लगे। फिर आगे देखते हैं, इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा व्यवसायीकरण। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल की अर्थव्यवस्था। क्या है? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? क्या है? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो साथियों इसमें विकल्प क्या दिया है? खेल उत्सव का, आईपीएल से, कोडक कंपनी, उद्योग। तो आपने क्या पढ़ा? जो खेल की अर्थव्यवस्था का बढ़ावा किससे मिला? तो खेल की अर्थव्यवस्था का बढ़ावा उद्योग से मिला, क्योंकि जो उद्योगपति थे, उद्योग की कंपनियां थी, तो उसने इंटरेस्ट लिया, अपना पैसा लगा और जो कंपनियां उससे पैसा भी कमाई अच्छा खासा। तो क्या उद्योग से ही इस खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। तो साथियों आप देख रहे हैं, ये जो मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं। आप लोग देखिए, आप सबको कितना आसानी से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सब लोग अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कमेंट करेंगे और अच्छा लगेगा कि हमारे चैनल पे कमेंट आ रहा है। आपको जैसा लगता है उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों आगे देखते हैं, 17 नंबर, बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? क्या है? बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो क्या है? पहला विकल्प अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर, आम लोगों पर, पर्यटन पर। तो साथियों जो बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो आम लोगों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम लोग ही इससे प्रभावित हो रहे हैं। खेल के अनुसार ही आम लोग अपनी दिनचर्या को तय करते हैं और उसी अनुसार काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? आम लोग ही प्रभावित होते हैं। तो आपने देखा 17 का हो गया। फिर आगे देखते हैं 18 नंबर को, आंसर क्या होगा?
तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। क्या है, खेल प्रतिभाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है, किसके बजट पर असर हो रहा है साथियों। तो इसमें से देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां, आम जनजीवन, राजनीतिक लोगों पर। तो साथियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों, खेल जो प्रतिस्पर्धा है किसके बजट पर असर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्योंकि इसमें वो अपना पार्टिसिपेट कर रही, पैसा लगा रही, तो इससे क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, यानी विकल्प ए आंसर सही होगा आपका। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में 119 क्या कर रहा है। तो 119 क्वेश्चन कह रहा है साथियों, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ। क्या है, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में आमदनी में इजाफा हुआ। तो आयोजकों की, जनता की, लोगों की, सरकार की। क्या विकल्प, आयोजकों की, जनता की, लोगों की, सरकार की। इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, आयोजकों की, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आयोजक करते हैं, उनको फायदा हो रहा है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मैच, जैसे आप देखते हैं सर, सट्टा भी लगता है मैच में, कह सकते हैं, या जो आईपीएल का आयोजक होता है उसको भी प्रॉफिट होता है, और उसको प्रॉफिट होता है, इसलिए वो आयोजक करता है। फिर आपने देखा इसका आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं 120 नंबर। क्या, 120 नंबर में निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या है, सबसे अच्छा विकल्प है। तो साथियों इसमें से क्या हो जाएगा आपका, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। क्या है, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। तो यहाँ पे विकल्प देते हैं, क्या, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो देखते हैं तरन, तरन में ता आया है, ता यहाँ भी है, तनुजा में भी ता है, एक ता यहाँ, फिर यहाँ, फिर तट में भी एक यहाँ हो गया, तमाल, तरवर। तो देखिए ता वर्ग कई बार आया है, और इसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है, जहां पर एक ही वर्ण एक या एक से अधिक बार आए तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार है। क्या, ता वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 121 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन नंबर आपका ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। क्या, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो यहाँ पे जो दिन भर क्या है, अंडरलाइन है। क्या है, दिन भर अंडरलाइन है। फिर विकल्प क्या करें, क्रिया विशेषण अव्यय है, संबोधक अव्यय है, और आगे क्या विकल्प में, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का कोई चिन्ह लगा नहीं है, कोई समुच्चय की बात नहीं होती है, किसी से संबंध तो हो जोड़ा नहीं गया है। तो साथियों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय आंसर सही हो जाएगा। क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि जिस शब्द में से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं 122 नंबर को। क्या, इसको देखते हैं 122 नंबर को। 122 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, आप नानी के घर जाओ। क्या क्वेश्चन, आप नानी के घर जाओ। फिर इसमें से विकल्प क्या क्या दिया, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो जाओ तो कोई शुद्ध वाक्य है नहीं, आपने नानी के घर जाना है तो आपने की वजह से ही ये गलत हो गया। आप नानी घर जाओ, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। तो आप नानी के घर जाइए, सबसे शुद्ध यही है, आप नानी के घर जाइए, यानी विकल्प ये इज राइट आंसर। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। आगे देखते हैं 123 नंबर, एक छंद में कितने चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो साथियों आप जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4, 6, 8, 10। क्या है, विकल्प क्या क्या है, 4, 6, 8, 10। तो साथियों इसमें विकल्प ये आंसर सही हो जाएगा, यानी ये सही। एक छंद में कितने चरण, 4 चरण होते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या है, एक छंद में 4 चरण हो,
या 4 से अधिक चरण हो सकते हैं। 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः 4 ही चरण होते हैं। चरण 2 प्रकार के भी होते हैं, सम चरण जिसमें द्वितीय चरण और चतुर्थ को सम मानते हैं और विषम प्रथम और तृतीय चरण को मानते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका 4 चरण होते हैं, छंद में 4। आगे देखते हैं 122 में, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों को सही अर्थ वाला विकल्प है। क्या है? गीदड़ भभकी। क्या? गीदड़ भभकी। तो इसका मतलब क्या है विकल्प में? आंसर कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्त, आरोप लगाना। तो इसमें क्या होगा? कोरी धमकी। गीदड़ धमकी मतलब कोरी धमकी। क्या हुआ आंसर? कोरी धमकी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेन होगा क्या? कोरी धमकी का साथियों, गीदड़ धमकी का मुहावरा जो है अर्थ होता है कोरी धमकी, यानी सीधा सीधा छोटी धमकी। फिर आगे देखते हैं 125 में, यह रस का संबंध किस धातु से माना गया? क्या है? रस का संबंध किस धातु से माना गया? तो रस का संबंध श्री, क्री, प्री, मृ। तो इसमें क्या होगा साथियों? श्री। किसका होगा? श्री का संबंध रस से माना गया है। तो जो है रस का संबंध श्री धातु से माना गया, जिसका अर्थ होता है जो बहता है। क्या है जिसका अर्थ? श्री से जो श्री में ऐसे लिखा जाएगा ये। तो इसका अर्थ होता है जो बहता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसको रस कहते हैं। जो हमारे हृदय में भाव बहता है उसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। फिर 126 नंबर देख रहे हैं। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का उत्तर चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। क्या है? वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया। क्या है? हाथी ने केला खाया। फिर विकल्प क्या है? हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, और हाथी केला खाया। क्या है? तो इसमें से कर्मवाच्य है, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? हाथी द्वारा केला खाया गया। क्या है? हाथी द्वारा केला खाया गया। तो इसमें क्या है? वाक्य में कर्मवाच्य में सही परिवर्तन क्या है? हाथी द्वारा केला खाया गया। क्रिया वह रूपांतर है जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाक्य। क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता किसके द्वारा हुई? हाथी द्वारा। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर सी इज राइट आंसर। क्या है? आंसर सी इज राइट आंसर, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं 127 नंबर। क्या है? 127 नंबर, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? क्या है? आधा रुकना, यानी आपका विराम चिन्ह से क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें कॉमा लगा है, ये सेमी कॉलम है, फुल स्टॉप और विस्मयबोधक चिन्ह वाला। तो इसमें से क्या हो जाएगा आधा रुकने का? ये आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या? बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि आधा रुकना जो ये है इसका अर्थ आधा रुकना हो गया, और इसका अल्प विराम। क्या इसका अर्थ क्या होता है? अल्प विराम होता है। लिख देता हूं, इसका अर्थ अल्प विराम होता है। अल्प विराम। आगे ये आपने देखा। फिर आगे देखते हैं 128 नंबर कौन सा क्वेश्चन? 128 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 128 क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इसमें कौन सा सही समास है? तो दशानन। दशानन का कौन सा होगा? 10 है आनंद जिसके। क्या है? 10 है आनंद जिसके, या 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो सीधे सीधा आप जानते हैं क्या है? दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, यानी विकल्प ए इज राइट आंसर। क्या है? विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दशानन का समास से विग्रह जो होगा 10 है आनंद जिसके, यानी इसमें से बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास होगा। आपको लिख देता हूँ कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक, आगे देखते हैं
कौन सा क्वेश्चन? 129 नंबर। कौन सा नंबर? 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। विकल्प क्या है? असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो इसका क्या होगा? किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। क्या है? किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो असंभव को तो टाला जा सकता है, संभव भी इससे कोई मतलब नहीं, अनिवार्य, अनिवार्य को टाला नहीं सकता, जो जरूरी है उससे टाला नहीं जा सकता। इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, जो इस वाक्य के लिए एक शब्द अनिवार्य है, जो जो नहीं हो सकता है, के लिए एक शब्द असंभव हो जाएगा। पूरे जीवन के लिए एक शब्द क्या है? आजीवन हो जाएगा। तो जो ना टाला जा सके उसे क्या है? अनिवार्य कहेंगे। क्या है? अनिवार्य। जिसे नहीं टाला जा सकता वो अनिवार्य है, और जो नहीं हो सकता वह असंभव है। पूरे जीवन के लिए एक शब्द हो गया। और क्या है? आजीवन। फिर आगे देखते हैं 130 नंबर। क्या है? 130 नंबर में ये भी आपका देखिए लिखा हुआ कांस्टेबल 27 जनवरी और सेकंड मीटिंग में परीक्षा के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे देखते हैं साथियों 130 में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण, अरुण दिया है, इसमें से अनेकार्थी शब्द में से चुनना है। अनेकार्थी में क्या होता है? पर्यायवाची कह सकते हैं। तो विकल्प क्या है? सूर्य, आकाश, सोना, गोद। तो अरुण का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? अरुण का अर्थ होता है लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी, ये सब होता है। इसमें विकल्प क्या है? तो सूर्य दिया है, सूर्य का सारथी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या विकल्प? विकल्प ये हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प ए इज राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं 131 नंबर। 131 ये कह रहा है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए। क्या? अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए। तो रारी रे होगा, से के, हेर, अरे, में पर। क्या है? इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक की विभक्ति किसके कारण? अधिकरण कारक, तो में पर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? में पर हो जाएगा। क्या? में पर हो जाएगा। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में पर है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होगा? काकी के रे, काकी के रारी रे हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? संबंध कारक की रा रे होगा। क्या? संबंध कारक की विभक्ति हो गई है। इसको लिख देता हूँ संबंध कारक की। तो संबंध कारक की विभक्ति हो गई है। संबंध कारक की विभक्ति हो गई। क्या? रारी रे। आगे देखते हैं, और से और के हो गया। क्या? या द्वारा अलगाव के उसमें हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 132 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही उत्तर का विकल्प का चयन करें। क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, और इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग देख बताइए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं? क्या? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, आगे विकल्प क्या है? अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें से क्या होगा साथियों? सी आंसर हो जाएगा। क्या? अति उत्तम पुरुष। क्या है? अति उत्तम पुरुष जो है इसका मध्यमवाचक का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है पुरुषों या पुरुष कह सकते हैं स्त्री पुरुष के नाम के बदले आते हैं। क्या? स्त्री पुरुष के नाम के बदले आते हैं। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर आगे देखते हैं 133 में। क्या? 133 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर कभी कभी क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया भूतकाल से ही शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो इसमें क्या होगा? आसन्न भूतकाल। क्या होगा? आसन्न भूतकाल। इसका आंसर क्या होगा? आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल जिस क्रिया की समाप्ति निकट या पास में हुआ हो,
उसे क्या कहते हैं, अभी अभी वो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया, क्या है, मैंने आम खाया तो अभी अभी समाप्त हुआ, तो क्या हुआ, आसन भूतकाल। तो आगे देखते हैं 134 नंबर। 134 में क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना आधार पर उसका भेद बताइए। क्या है, निम्नलिखित वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा। क्या है, अनु ने देख कर निबंध लिखा। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि अनु ने देख कर निबंध लिखा, यह जो है वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जबकि कर्ता एक क्रिया समाप्त कर रही है, तो उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्त होती है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्वकालिक होगा, क्योंकि अनु ने देख कर निबंध लिखा, पहले देखा फिर लिखा। क्या है, पहले देखा फिर लिखा, यानी एक क्रिया पहले देख कर, तो देख कर एक समाप्त हो गई, फिर दूसरा शुरू हुई, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक है। तो एक काम खत्म करके दूसरा शुरू किया, तो उन्होंने देखा तो फिर लिखा, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यानी 134 का आपका बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। फिर 135 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, और जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। क्या है, जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। प्रबंधकर्ता, क्या है, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकीन, प्रबंधकारती, प्रबंधकर्त्री, प्रबंधकारती। इनमें से चारों में से एक इसका स्त्रीलिंग चुनना है जो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग हो। तो कत्री बोल सकते हैं, प्रबंधकर्ता और प्रबंधकत्री। क्या होगा, प्रबंधकत्री। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रबंधकत्री हो गया, यानी सी इज राइट आंसर हो गया आपका। सी इज राइट आंसर, प्रबंधकत्री हो गया। बोलिंग शब्द प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या होगा, प्रबंधकत्री होगा। क्या है, प्रबंधकत्री। फिर आगे 136 नंबर देखते हैं, किसका पर्यायवाची पूछा है, क्या पूछा, बहुवचन पूछा, माफ कीजिएगा। निम्न नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्या है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें नेता दिए, नेता का बहुवचन क्या है, नेते होगा, नेतों, नेताओं, नेता। तो इसका नेता का बहुवचन क्या होगा, नेता ही रहेगा। क्या है, नेता ही रहेगा। नेता का बहुवचन नेता ही रहेगा, नेता का बहुवचन नेता ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 137 नंबर। क्या है, 137 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। क्या है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने। तो ऋतु का बहुवचन क्या होगा, तो आप देखिए, ऋतु का ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुइयों, ऋतुएं। तो इसमें क्या होगा, ऋतु का बहुवचन क्या है, ऋतुएं होगा। क्या है, ऋतुएं, ऋतुएं। ऋतु का बहुवचन ऋतुएं हो जाएगा। तो ऋतुएं संज्ञाओं के अंत में जब ये जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, तो अंतिम स्वर उ हुआ तो उसके हर स्वर में ये जोड़ते हैं। जैसे बहु का बहुएं हो जाएगा। क्या, बहु का बहुएं हो गया, वस्तु का वस्तुएं, ऋतु का ऋतुएं, ऐसे हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे तू आए उ होता है, जैसे ऋतु, उ का उच्चारण आया बाहर में, तो वहां पे उ को हटाकर ये जोड़ते हैं। क्या है, उ को हटाकर ये जोड़ते हैं, उ के साथ में। तो के जैसे आपने देखा ऋतु, ऋतु, ऋतु उ का उच्चारण हो रहा है, तो वहां पे उ के साथ में ये जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तो ऋतुएं हो गया। वस्तु, उ निकला तो वस्तु, ए जोड़ देंगे तो वस्तुएं हो जाएगा। आगे देखते हैं 138 में, 138 में देखते हैं, स्वर रहित। क्या है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर, द्वित, तालब, स्वरतंत्री। तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प ये, संयुक्ताक्षर बोल लीजिए या संयुक्त व्यंजन बोल लीजिए, एक ही चीज है। क्या है, संयुक्त व्यंजन भी लिखा जा सकता है, इसको लिख देता हूँ, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्योंकि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा है छत्रज्ञ और स्रा, ये सब 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, वही उसी को संयुक्त अक्षर भी बोला जाता है।
जो आपने लिया स्वर रहित और स्वर सहित। तो स्वर रहित क्या है, मान लीजिए इसको हटा देता हूँ सब, इसको एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। और तो एग्जांपल देखिए, आपका का लिखा, का लिखे का, इसमें हलन लगा दिए, क्या ये स्वर रहित हो गया, क्योंकि नीचे हलन लगा दिया तो यानी ये आधा का हो गया, क्योंकि इसमें स्वर गायब कर दिया गया, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, स्वर रहित हो गया। फिर स्वर सहित, तो स्वर सहित शा लिख दिए, क्या है शा लिख दिए, तो ये क्या हुआ, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा छा, क्या बराबर क्या हो जाएगा छा, जिसमें आपने देखा होगा छत्रज्ञा पढ़ा होगा, तो ये वही हो गया। फिर इसको पूरा सभी चारों आपको संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर को मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है। तो पहला क्या होगा, छा हो गया, आप लोग जानते ही होंगे लेकिन फिर से बता रहा हूँ। फिर त्रा हो जाएगा, फिर ज्ञा, क्या है छत्रज्ञा हो जाएगा, ज्ञा में ऐसे लिखेंगे। फिर स्रा, स्रा आपका ऐसे हो गया, ये आपके संयुक्त अक्षर कह लीजिए, संयुक्त व्यंजन, ये चार होते हैं। फिर आगे देखते हैं 139 में। 139 क्या कह रहा है आपका, 139 कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, क्या है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा, यानी जो हमने आपको पहला वीडियो पढ़ाया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में हिंदी में, वहां से क्वेश्चन बना है। कहाँ से बना है, जो पहला वीडियो बनाया है वहां से क्वेश्चन बना है। आप लोग देखिएगा इसका संयुक्ताक्षर वाला भी, आप इसके ऊपर जो क्वेश्चन देखे हैं वह भी इसी से आया है और ये भी उसी से क्वेश्चन बना है। तो साथियों आपने देखा, एक ही वीडियो से मैंने कहा था इस टॉपिक से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो परीक्षा में आएंगे ही जरूर, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक का नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पहले इसको वीडियो पढ़िए तब सॉल्व करिए, जिससे आपको सब क्वेश्चन सही जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो आपका एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। जब नहीं कर पाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मैं कैसे करूँगा, मेरा तो पेपर खराब हो जाएगा, आपके मन में ये भी आ सकता है। तो इसलिए आप डिमोटिवेट होने से पहले आप उसको देखिए, जिससे जो आपकी कमियां हैं उसको सुधार सकेंगे और उसको आगे अपना कंटिन्यू करके पढ़ सकेंगे, जिससे सब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही जाएगा। तो देखते हैं साथियों इसमें कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, क्या है कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, ड़ा जा डा दा। तो ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, जा का उच्चारण स्थान क्या है, और डा ढा, तो टा ठा डा ढा ड़ा, तो इसका है, इसका क्या हो जाएगा दा, दा का उच्चारण स्थान क्या है दंता, इसका उच्चारण क्या है दंत, क्या है दंत, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और डा, टा ठा डा ढा, इसका भी दंत हो जाएगा, ठीक है। मूर्धा, इसका मूर्धा हो जाएगा, क्या इसको मूर्धा करते हैं, क्या इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। तो आपने देखा हमने 3 विकल्प बता दिए, एक का उच्चारण स्थान तालु है, दूसरा का दंत है, एक का मूर्धा, तो ये बचा, यही क्या है नासिक, इसका क्या है नासिक। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नया इसका उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा भी होता है, मूर्धा और नासिक दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एमंगर्णम नासिका चा, यानी एमंगर्णम यानी 5 वर्ण होते हैं, उसका उच्चारण स्थान नासिक होता है। तो आपने देख लिया। तो आगे देखते हैं 140 में, क्या 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से, क्या निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से यह करेला कड़ुआ, क्या है यह करेला कड़ुआ है। तो इसमें कौन सा अवस्था है इसको देखते हैं। उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, अधिकावस्था, क्या है उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था और अधिकावस्था। तो साथियों इसमें क्या होगा मूलावस्था, क्या है करेला कड़ुआ है, तो ये क्या है मूलावस्था, क्योंकि वाक्य विशेषण की मूलावस्था में है। मूलावस्था में किसी विशेष के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जाती, जैसे सुंदर या हो गया या मधुर हो गया वीर, ये सब क्या है किसी दूसरे वस्तु से तुलना नहीं की जाती, क्योंकि उसी के बारे में ही बोला गया कि करेला कड़वा है, तो करेला ही कड़वा है, किसी दूसरी चीज से तुलना नहीं की गई है। तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 141 में, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है। आप सब लोग जानते होंगे, इतना आसान क्वेश्चन आया है कि इमेजिन नहीं किया सकता है, इतना आसान क्वेश्चन। तो रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसार, क्या है चंद्रसार। इसमें से साथियों क्या हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम
आप सब जानते हैं रामचरित मानस है। क्या है? विकल्प बी इज राइट आंसर, यानी रामचरित मानस है। और रामचंद्रिका के लेखक कौन है? रामचंद्रिका के लेखक कौन है? आपको बता देता हूँ, इसका तुलसीदास जी वाला रामचरित मानस हो गया। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? केशवदास। क्या है? केशवदास। लिख देता हूँ, केशवदास रामचंद्रिका के लेखक हैं। ये हो गया। आगे देखते हैं अखरावट के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। फिर आपने इसको देखा, फिर आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन को। 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? रंगभूम किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूम किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरशंकर परसराई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास क्या है? कर्मभूम हो गया, रंगभूम, कर्मभूम, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सब क्या हो जाएगा? इनका रचना हो जाएगी। तो इसमें लिख देता हूँ कुछ। रंगभूमि के तो लिखा ही है आपके, इसमें कर्मभूम हो जाएगा। क्या है? कर्मभूम। कर्मभूम हो गया, गोदान हो जाएगा, गोदान हो गया, और उसके बाद में गबन हो गया, गबन, और निर्मला हो जाएगा। ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, आगे क्या है विकल्प? कामायनी, अनामिका। तो आप सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है? कामायनी। क्या है? कामायनी। इसका आंसर सी हो जाएगा, कामायनी। इसमें कामायनी आंसर हो गया। आगे देखते हैं 144 में क्या है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। क्या है? सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो धर्मात्मा क्या है? धर्मात्मा। तो धर्मात्मा का क्या होगा विकल्प? धर्म धन आत्मा। क्या है? धर्म धन आत्मा। क्या है? धर्म धन आत्मा हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं विकल्प क्या है। धर्मात्मा में धर्मा धन आत्मा, तो ये तो कट गया। फिर धर्मा धन तमा, ये भी कट गया। धर्मा धन तमा, यानी ये भी कट गया। तो इसमें क्या बचा? क्या विकल्प बी। क्या बचा? विकल्प बी, यानी धर्म धन आत्मा। क्या है विकल्प? बी, यानी बी इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। तो आपने बी को टिक कर दिया। फिर आगे देखते हैं 145 में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल। कौशल का अर्थ क्या होगा साथियों? इसको देखना है। दक्षता, नीड़, ज्योत्सना, चपल। क्या है? कौशल का अर्थ क्या होगा उसका हम लोगों को करना। तो कौशल क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसके 4 विकल्प में से कौन सा हो सकता है? तो साथियों इसमें से क्या हो जाएगा? कौशल का दक्षता हो जाएगा। क्या होगा? दक्षता इज राइट आंसर। यहाँ पे दक्षता सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। किसको देखते हैं? 146 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में डैश उपसर्ग है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? गुण, आ, औ, ला। तो इसमें से क्या है? अवगुण। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसमें? अवगुण। अवगुण में कौन सा उपसर्ग होगा? यानी विकल्प सी उपसर्ग हो गया, अव। तो इसमें यानी सी इज राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 147 में। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए सबका सही तद्भव है। तो ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या होगा ये पूछ रहा है। क्या है? ग्राम का तद्भव क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं, आपको हमने एक वीडियो में पढ़ाया है, तत्सम तद्भव ही पढ़ाया है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो पढ़ाया हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। तो उसको अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पहले पिछला वीडियो जाके पढ़िए, तो उसके बाद समझ में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शहर, गांव, सड़क, खेत। तो इसका साथियों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गांव। क्या है? गांव आंसर हो जाएगा। क्या होगा?
बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 148 में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। क्या है? जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो इसमें क्या होगा? सफल। सफल में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्या है? सफल में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, डी विकल्प भी राइट आंसर। 149, 149 में देखता हूँ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति, सूक्ति का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, यही पूछ रहा है। तो साथियों आइए देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखते हैं, आपको बताते हैं। पहले विकल्प देख लें। सुधन उक्त, साधन उक्त, सुधनती और साधन उक्ति। तो सुधन उक्ति आपने पढ़ा क्या? सुधन उक्त और क्या दिया है? सुधन उक्ति हो गया, और इसके आगे क्या हो जाएगा? हो गया विकल्प ए। ए इज राइट आंसर होगा। आगे 50वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प देखिए। ऐसा विकल्प कौन सा है जिसका विपरीत अर्थ दिया है? बंधन। बंधन का विपरीत क्या होगा? बांधना, रिश्ता, छोड़ना, मुक्ति। तो बंधन का विपरीत क्या होगा साथियों? मुक्ति। क्या होगा विपरीत? मुक्ति। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। डी इज राइट आंसर। तो साथियों आपने देखा हमारे चैनल पर आपको हमने जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा की 37 क्वेश्चन हिंदी को हमने सॉल्व कराया। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।